आज का हमारा कॉलम है ईरान के लिए वाहिद ऑप्शन बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट जावेद चौधरी। बोरोडिनो मॉस्को से 130 किलोमीटर दूर छोटा सा रूसी गांव है। आबादी 17,000 है और पूरे टाउन में बेचने के लिए सिर्फ एक चीज़ है और वो है नेपोलियन बोनापार्ट। ये टाउन आज से 210 साल पहले नेपोलियन बोनापार्ट और रूसी फौज का आखिरी मैदान जंग बना। नेपोलियन ने यहाँ खड़े होकर रूस को शिकस्त दी थी। ये जंग तारीख में बोरोडिनो वॉर कहलाती है और दुनिया की तमाम मिलिट्री एकेडमियों में पढ़ाई जाती है। इस जंग, इस मैदान और इस कस्बे ने पूरी दुनिया को एक दिलचस्प सबक दिया। वो सबक क्या था, आपको ये समझने के लिए नेपोलियन का मुख्तसर सा बैकग्राउंड जानना होगा। नेपोलियन छोटे कद का आम सा नौजवान था। कॉर्स आइलैंड में अजेक्सियो सिटी में पैदा हुआ। फौज में भर्ती ना हो सका, लेकिन इसने तालीम फौजी स्कूलों में हासिल की। इनकलाब फ्रांस के दौरान इसने इनकलाबियों के साथ मिलकर तलोस में फौज को शिकस्त दी और इसका उरूज शुरू हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ 1800 में फ्रांस का कमांडर इन चीफ बन गया। आखिर में इक़्तिदार पर काबिज हुआ और 1804 में खुद को शहंशाह डिक्लेयर कर दिया। वो आमिर था। दुनिया के 90% आमिरों को अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए जंगों की ज़रूरत होती है। नेपोलियन को भी बड़ी जंग चाहिए थी, लिहाजा उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी से जंग छेड़ दी। वो मजबूत और ज़ीरक जर्नेल था। उसने दोनों मुल्क फतह कर लिए, जिसके बाद इसका अगला हदफ इंग्लैंड था। इंग्लैंड इससे बहुत घबराता था। नेपोलियन को चाहिए था वो इस घबराहट का फ़ायदा उठाता, लेकिन इसने बरतानिया को मज़ीद खौफज़दा करने के लिए रूस पर हमले का फ़ैसला कर लिया। मशीरों ने इसे समझाया, मगर वो बाज ना आया और 6 लाख फ़ौज लेकर रूस में दाखिल हो गया। रूस का सबसे बड़ा दिफा इसका मौसम है। ये मुल्क अक्टूबर के बाद जमने लगता है और जूं-जूं बर्फ़ पड़ती जाती है, फ़ौजों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता जाता है। नेपोलियन के साथ भी यही हुआ। वो आगे बढ़ता रहा और रूसी फ़ौज उसे मज़ीद अंदर लाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती रही, यहाँ तक कि नेपोलियन और फ्रेंच आर्मी ठिठुरती हुई बोरोडिनो पहुँच गई। बर्फबारी और तवील सफ़र की वजह से फ़ौज बुरी तरह थक चुकी थी, मगर नेपोलियन इसके बावजूद जंग जीत गया। ताहम उसके 6 लाख फ़ौजियों में से 5 लाख मौसम, जंग और बीमारियों का निशाना बन गए। सिर्फ 1 लाख फ़ौज बची। बोरोडिनो वॉर के बाद नेपोलियन ने अभी फतह का जश्न शुरू नहीं किया था कि खबर आई ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बरतानिया ने मिलकर फ्रांस का मुहासरा कर लिया है और अगर वो फौरी तौर पर पेरिस नहीं पहुंचता तो फ्रांस इसके हाथ से निकल जाएगा। नेपोलियन फौरी तौर पर बची खुची फौज के साथ वापस दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में रूसी फौज उस पर हमले करती रही। इन हमलों में उसके मज़ीद 90,000 फौजी मारे गए। यूं जब वो पेरिस पहुंचा तो उसके सिर्फ 10,000 फौजी बचे थे। रूस की फतह उसके 5,90,000 फौजी निगल चुकी थी। नेपोलियन की इस फौजी हमाकत से पहरिक विक्ट्री की इस्तिलाह ने जन्म लिया। ये एक ऐसी फतह होती है जिसमें इंसान कामयाब तो हो जाता है, लेकिन वो कामयाबी उसका सब कुछ छीन लेती है और इसमें ट्रॉफी तक उठाने की हिम्मत नहीं होती। हम अगर ईरान और अमेरिका जंग को इस पसमंज़र में देखें तो हमें बदकिस्मती से ईरान इस वक्त पहरिक विक्ट्री का शिकार मिलेगा। ये हकीकत है, ईरान ने कमाल कर दिया। इसराइल का ख्याल था आयतुल्ला खामेनाई की शहादत के बाद ईरानी निज़ाम का शिराज़ा बिखर जाएगा। आज़ाद ख्याल लोग बाहर निकलेंगे और मौलवियों की हुकूमत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, लेकिन नताइज बिल्कुल उलट निकले। जूं-जूं अमेरिका और इसराइल के हमले होते रहे, ईरान की इस्तकामत में इजाफा होता चला गया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप सांस लेने और जंगी हिकमत अमली में तब्दीली के लिए आर्जी जंगबंदी पर मजबूर हो गया। ईरान उसे अपनी कामयाबी समझ रहा है। ये एक लिहाज से दुरुस्त भी है। अमेरिका जैसी सुपर पावर और इसराइल की टेक्नोलॉजी के सामने पूरा महीना खड़ा रहना वाकई कमाल है। लेकिन सवाल ये है, इससे आगे का सफ़र कैसे तय होगा? क्या अमेरिका अपनी शिकस्त मानकर चुपचाप वापस चला जाएगा? जी नहीं, अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। ये अगर ईरान में नाकाम हो गया तो इसकी टूट-फूट शुरू हो जाएगी। यूरोप ने दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार अमेरिका को इनकार किया। इस इनकार के बाद अमेरिका का हार जाना साबित करेगा अमेरिका अकेला कुछ नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स और अमेरिका जैसी ताकत कभी ये नहीं चाहेगी। लिहाजा ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगाकर साबित करेंगे हम अकेले ही काफ़ी हैं। अमेरिका को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर बहुत मार पड़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को इसके टैरिफ के तमाम अहकामात उड़ा दिए। अवाम महंगाई और बेरोजगारी का शिकार हैं और डीप स्टेट भी इसके खिलाफ हो चुकी है। ये अगर इस हालत में नाकाम हो जाता है तो इसका मुआखजा शुरू हो जाएगा और अमरीकी इसे चौक में लटका देंगे। ट्रंप अरबों की वजह से भी परेशान है। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 17 अड्डे हैं। अरब दहाइयों से इन अड्डों के अखराजात उठा रहे हैं। ये अब तक अमरीका को वॉर मशीनरी की मद में भी खरबों डॉलर दे चुके हैं। लेकिन इस जंग के दौरान अरब ये जान गए, अमरीका माजी में हमसे सिर्फ रकम ऐंठता रहा और हमें जब ज़रूरत पड़ी तो इसने हमें ईरान के रहमो-करम पर छोड़ दिया। अमरीका अगर ये जंग हार जाता है तो अरब इसके हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा ट्रंप जंग हारने का रिस्क नहीं ले सकता। ईरान को इसके साथ साथ मज़ीद 3 हक़ाइक़ भी जानना होंगे। इसराइल में अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम नेतन्याहू के खिलाफ हैं। इस पर करप्शन के मुकदमात हैं और गज़ा और ईरान की जून 2025 की जंग ने भी इसकी साख को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। चुनाचे ये अगर ईरान की मौजूदा लड़ाई हार जाता है तो इसका सियासी करियर ख़त्म हो जाएगा और ये वज़ारत उज़्मा के ख़ात्मे के बाद गिरफ्तार भी हो जाएगा। ये जंग इसकी बका की लड़ाई है और ये इसे हर सूरत जीतना चाहेगा। दूसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों की वजह से अमरीका में गैर मकबूल हो चुका है। एप्स्टीन फाइल्स और बेरोजगारी भी इसके इमेज को निगल चुकी है। इस सूरत हाल में नवंबर 2026 में अमरीका में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं। अगर ट्रंप ईरान वॉर हार गया तो रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगी, जिसके बाद ट्रंप मनपसंद फैसले नहीं कर सकेगा। और तीसरी वजह चीन है। अमरीका तेल के पूरी दुनिया के ज़खायर अपने कंट्रोल में लेकर चीन के घुटने टिकाना चाहता है। मई के वस्त में डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी चिनपिंग की मुलाकात है। अमरीका इससे कबल तेल पर काबिज होना चाहता है ताकि ये चीन के साथ मुज़ाकरात में अपना हाथ ऊपर रख सके। चीन अच्छी तरह जानता है अमरीका का असल हदफ मैं हूं। ये ईरान से फारिग होने के बाद अपनी तोपें मेरी तरफ फेर देगा। ईरान सरदस्त अमरीका और चीन के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। ये दीवार जब भी गिरेगी चीन को नुकसान होगा। चुनाचे चीन चाहेगा ये जंग लंबी हो ताकि अमरीका मेरी तरफ ना आ सके। ये इसी वजह से ईरान को खुफिया सपोर्ट दे रहा है। ईरान को इस सिनारियो को सामने रखकर मुस्तकबिल का नक्शा बनाना होगा। ये अगर हालात और जियोपॉलिटिकल सूरत हाल को नहीं देखता तो नतीजा खौफनाक निकलेगा। हम अब जंग के नताइज की तरफ आते हैं। जंग के 3 नताइज निकलेंगे। अरब इस वक्त पाकिस्तान की वजह से ईरान पर हमले नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने अरबों को समझाया, हम अगर आपस में लड़ पड़े तो इसराइल और अमेरिका का काम आसान हो जाएगा। ये आकर दोनों साइड्स के तेल और गैस पर काबिज हो जाएंगे। पाकिस्तान की पोजीशन इस लिहाज से बहुत नाजुक है। हमें बहरहाल अरबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है। हमने हमेशा सऊदी अरब का फ़ायदा उठाया। हम अगर अब मुश्किल वक्त में पीछे हटते हैं तो हमारा सिफारती ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के 60 से 70 लाख लोग अरब ममालिक में काम करते हैं। ये हर साल 30 से 35 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाते हैं। अरब इनको निकाल देंगे या फिर ये जंग की सूरत में बेरोजगार हो जाएंगे और इसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकल जाएगा। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान के खजाने में $5 बिलियन, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर यूएई पार्क कर रखे हैं। इस सरमाए की वजह से हम डिफ़ॉल्ट से बचे हुए हैं और हमें IMF कर्जे भी दे रहा है। अरब ये सरमाया भी वापस मांग लेंगे, जिसके बाद हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। लिहाजा अरबों का साथ निभाने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन ये सूरत हाल भी इंतहाई ख़तरनाक है। अरबों का साथ देने के बाद पाकिस्तान की शिया बरादरी रियासत के खिलाफ उठ खड़ी होगी, जिसके बाद हमारे अंदरूनी हालात ख़राब हो जाएंगे। दूसरा नतीजा, ईरान का कुछ नहीं बचेगा। 1 महीने की जंग में ईरान की 40,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ईरानी नेवी, फ़िज़ाइया और पासदारान के हेडक्वार्टर्स उड़ चुके हैं और कायदीन की पहली और दूसरी सफ़ भी शहीद हो चुकी है। फाइनल अटैक्स के बाद ईरान के पावर प्लांट्स, बंदरगाहें, पुल और डैम्स निशाना बनेंगे। अमेरिका को अगर ये जंग जीतने के लिए छोटे एटम बम भी इस्तेमाल करने पड़े तो ये इसराइल के ज़रिए ये भी कर गुजरेगा, जिसके आखिर में ईरान में लहू, राख और खाक के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमले भी अरबों का कुख नहीं छोड़ेंगे। यूं खलीज पारस शिया और सुन्नी दोनों किस्म की रियासतों का कब्रिस्तान बन जाएगी और इसमें हम भी शामिल होंगे। और तीसरा नतीजा, अगर खुदा न खास्ता इस जंग में कोई तीसरा फरीक यानी रूस, चीन या नेटो शामिल हो गया तो फिर पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हो जाएगी। आप फिर क़यामत की तैयारी कर लें। चुनाचे ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ईरान अना के घोड़े से उतरकर मुज़ाकरात करे और इन्हें हर सूरत कामयाब करे। ये मुज़ाकरात मादी के मुज़ाकरात से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र भी शामिल हैं और इन्हें यूरोप और बाकी इस्लामी मुल्कों की हिमायत भी हासिल है। ये सब मुल्क गारंटर होंगे।
لیکن اگر ایران نہ مانا اور خدا نہ خواستہ یہ آخری کوشش بھی ضائع ہو گئی تو پھر مکمل تباہی ہوگی۔ آپ پھر سویلائزیشن کے خاتمے کی تیاری کر لیں۔ اللہ نہ کرے یہ وقت آئے، لیکن پھر بھی ایک سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر یہ جنگ ایران جیت جاتا ہے اور یہ واقعی امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے دیتا ہے تو کیا وہ فتح پyrrhic وکٹری نہیں ہوگی؟ آپ خود سوچئے، اگر فتح کے بعد ملک 100 سال پیچھے چلا جائے، کروڑ 2 کروڑ لوگ مر جائیں، ایران کے سارے ادارے ختم ہو جائیں، خلیج پارس کی دونوں سائڈز پر دھواں، آگ اور راکھ ہو، پورے خطے کی زمینیں بنجر ہو جائیں اور پانی میں تابکاری کا زہر گھل چکا ہو، تو پھر اس فتح کا جشن کون منائے گا؟ کون ہوگا جو فتح کا جھنڈا اٹھا کر گلیوں میں نعرے لگائے گا؟ چنانچہ آپشن صرف ایک ہی ہے، دماغ کو ٹھنڈا کریں، جذبات سے نکلیں اور مذاکرات کی یہ میز کسی بھی صورت پلٹنے نہ دیں۔ شرائط اگر جانبدار اور ظالمانہ بھی ہوں تو بھی انہیں صلح نامہ حدیبیہ سمجھ کر قبول کر لیں۔ وقت کا انتظار کریں، اللہ کرم کرے گا۔ 1-2 برسوں میں ہر چیز بدل جائے گی اور اس معاہدے کا بھی وہی حشر ہوگا جو صلح حدیبیہ کا ہوا تھا۔ وقت اس پر بھی خاک ڈال کر آگے بڑھ جائے گا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.